Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everybody is doing fine. आज का जो सेशन है हमारा स्किल डेवलपमेंट सेशन, उसके टॉपिक्स तो आपने मैसेजेस में भी देखे होंगे. लेट्स जस्ट स्टार्ट. जी, तो मेरे साथ 2-3 लोग अगर माइक पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है. Whoever can unmute and talk. Let's talk about these 3 things. ये बायस क्या होती है, कॉग्निटिव बायस क्या होती है, ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है. बहुत बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजीज जिसको लग रही हैं वो बिल्कुल घबराए ना, बहुत इजी चीज़ें अभी समझ आ जाएंगी सारी. लेकिन आपने डेली लाइफ में जिसने टर्मिनोलॉजीज नहीं सुनी उसने ये तो सुना होगा कि बातों बातों में जब आप कोई भी डिस्कस कर रहे होते किसी चीज़ के ऊपर भी और आप कहते हो यार तुम बायस हो रहे हो, तो ये चीज़ तो सबने अपनी लाइफ में सुनी है, रोज सुनते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में इवन. आपको क्या लगता है बायस क्या है और आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है उसकी? सिंपल वर्ड्स में आप जो भी बताना चाहे अपना हैंड रेस करें. जी, सैयदा मिन्हा. जी अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली बायस जो ना एक किस्म का तो सबपन होता है. बगैर किसी लॉजिक रीजनिंग के आप एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि जी मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, उसकी डेथ में जाए बगैर किसी लॉजिक के बनाते हैं, ये पक्की बात है. देखिए ना, अब आपके पास एक लॉजिक रीजनिंग है ही नहीं है. अब मैं एक खिलाफ हूँ, मैं एक पर्दे के खिलाफ और मुझे उसकी वैलिडिटी का नहीं पता, उसके हर चीज का नहीं पता, या चले मैं को एजुकेशन स्कूलिंग के खिलाफ हूँ, मैं बायस हूँ जी को एजुकेशन स्कूलिंग के खिलाफ. हालांकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे हार्म्स भी हैं, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग तो नहीं ना की. एक चीज आप मिस कर रही हो यहाँ पे कि अगर आप बायस हो तो आपको क्या लगता है उसका रीजन आपके पास तो है ना. मतलब आपको तो पता है कि आप ठीक बात कर रही हो, क्या बगैर पता ही कि आप. लेकिन दो रीजंस होते हैं ना, आप अगेंस्ट रीजन भी हो सकता है और फेवर रीजन भी हो सकता है. मैं तो अपनी तरफ से आपको ठीक रीजन ही दूंगी. हो सकता है मैं ठीक हो. गलत ही हूँ, मैं बायस बायस हूँ ना. तो मैं जब बायस हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई देगा तो मेरा बायस निकलेगा ना. मैं वो तसब्बुपन मेरा किस तरह खत्म होगा? मुझे कोई ठीक अच्छा, करेगा किसी और आर्गुमेंटेशन से ठीक करेगा, अपने सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू देगा, तो फिर मेरा माइंड सेटअप क्लियर होगा ना. हमें भी किसी के खिलाफ हो जाते हैं. ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. शुएब, प्लीज अनम्यूट. जी अस्सलाम वालेकुम. बायस होना मेरे हिसाब से यही है कि वन साइडेड अप्रोच रखना किसी भी मामले के बारे में. एक लॉजिक बना के ऑफ कोर्स, बट दूसरी साइड की लॉजिक पे ध्यान ही ना देना या बिल्कुल उसको नेगेट कर देना या सुनना ही ना, समझना ही की कोशिश भी ना करना, इस काइंड ऑफ अ बायस. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट कौन है हमारे पास? अंबर, ऐसी स्टेटमेंट एग्जांपल दें जो हमारी डेली लाइफ में आपको नजर आती हैं. कोई भी बायसनेस की एग्जांपल दें, दे सकती हैं. अंबर. I'm Ambur. Actually, I have a very clear idea of biasness. When you have your own mindset about something and you wanted to convince other through your own mindset without knowing the facts about it and the real times knowledge. So that's biasness. It means आपको अपने ख्यालात की बुनियाद पर जो फैसले करते हैं वो इस बिना ये जाने कि सही क्या है गलत क्या है, वो बायस बनते हैं. एग्जाम्पल आप कोई दें इसकी, कोई डेली लाइफ में. हाँ, एग्जाम्पल ये कि फॉर एग्जाम्पल जो आजकल जो हॉट टॉपिक है कि अगर कोई बंदा नवाज शरीफ की पार्टी का है तो वो बाइस्ड है और वो उसके पास लॉजिक्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, रियलिटी की बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि कौन सही है पॉलिटिकली
कौन गलत है। कोई इमरान का जो फॉलोअर होता है वो बिना किसी रीजन के और लॉजिक के ठीक है, वो अपने ही लीडर को सपोर्ट कर रहा होता है, और ठीक, उसको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती, रियलिटी को उसको कुछ पता नहीं होता, जस्ट ही इज कन्विंस्ड क्योंकि उसको पसंद है तो वो कर रहा है। थैंक ठीक यू, हो गया। दैट्स हाँ, इट। ठीक हो गया। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन सबके जहन में आ रहा है कि आप बाइस तो होते हो, वजह पता लग रही है, नहीं मतलब समझ आ रहा है कि बाइसनेस होती क्या है। अगर सबने यही बात की कि आपके पास लॉजिक या आर्ग्यूमेंट्स राइट नहीं होते, आपको अवेयरनेस नहीं होती, बाइसनेस में ऐसा होता है कि अवेयरनेस आ जाए, लॉजिक्स आ जाए, तो बाइसनेस टूट जाती है, ऐसा होता है या नहीं होता? हम्माद। आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। लॉजिक की समझ में भी आ जाना, उसके बावजूद जब एक शख्स किसी एक आइडिया को प्रेफर करता है और दूसरे को अंडरमाइन करता है तो वो बायस्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक जज की अब एग्जांपल ले लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको किसी एक पार्टी से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो वो एविडेंस मौजूद होने के बावजूद जो है ना उसको ज़्यादा प्रेफर करता है और उसको आसाइश देता है, यानी उसके लिए इजीनेस पैदा करता है। तो इस वजह से भी जो है ना बायस का ज़रूरी नहीं कि लॉजिक समझ में आने के बाद बायसनेस खत्म हो जाएगी, इसके बावजूद भी रह सकती है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के भी लोग होते हैं भाई, जानते बूझते भी। मुझे आवाज आना बंद हो गई आपकी। अ, बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? यस। ओके। हमाद, अगर आपको आवाज नहीं आ रही प्लीज अपना माइक ठीक करें। सलमान, आप मुझे बताएं कि हमाद की बात सही थी कि नहीं सही थी? आपको क्या लगता है कि जानते बूझते लोग अपनी मर्जी से ऑन पर्पस बायस भी होते हैं या फिर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती हैं? लोग जानते बूझते तो नहीं होते, लेकिन उनका अनकॉन्शियसली उनके ना लाइकिंग के ऊपर बेसिकली बाइस हो रहे होते हैं। अब जैसे एक बंदा इमरान खान को चूज कर रहा है, वो कह रहा है वो हैंडसम है इसलिए, या पर्ची से नहीं बढ़ता, हालांकि उसकी कोई लॉजिक नहीं है, बेसिकली उसके पास कोई उसका रैशनल नहीं है कि उसने क्या डिसीजन किया, उसकी क्या उसमें ग्रिप है कहीं। तो अच्छा, इसको आज वैसे हम सारे पॉलिटिकल जो है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से एग्जांपल्स दे रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया सारे, शायद इसमें करंट रिलेट अफेयर्स करती है, पॉपुलर बहुत रिलेट, है। नहीं रिलेट इसलिए करती हैं क्योंकि आप लोगों का जो फोकस है वो इसी के ऊपर है ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा फोकस ही इसी पे। हम लोग पाकिस्तान से बाहर की या पाकिस्तान में ही दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे आजकल। ये भी जरा अपनी क्या उसे कहेंगे, बाइसनेस ही कहेंगे कि हम नॉलेज गेन करने में या प्रायोरिटाइज करने में हम लोग किस तरफ हमारा झुकाव या जो है ना इंक्लाइन ज्यादा है हम लोग, ये भी देखने की जरूरत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अ, जानते बूझते नहीं होता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा ही है? नहीं, ये बेसिकली लाइकिंग डिसलाइकिंग के फैक्टर है। जो चीज़ मुझे पसंद है ना, मैं हम्म। अनकॉन्शियसली उसकी बेस के ऊपर बाइस किसी किसी चीज़ की तरफ हो सकता हूँ। और लाइक्स लेट्स से डिसलाइक्स का क्या हिसाब है कि अब लेट्स से लाइक्स डिसलाइक्स मिसअंडरस्टैंडिंग पे हो जाते हैं या फिर लॉजिक बना के अब लाइक्स डिसलाइक करते हो किसी चीज को? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है लॉजिक के ऊपर हो। लेट्स से मुझे अब मेरी बीवी के साथ बहुत प्यार है और वो है जर्मनी से, तो मैं ठीक है। जर्मनी की तरफ बाइस होना स्टार्ट हो जाऊंगा। ठीक ओके। है, जर्मनी के लोगों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट हो जाऊंगा, कैसे भी ठीक बाइसनेस हो सकती है। ठीक है, अब ठीक आपको बाइस एग्जाम्पल मैंने दे दी। तो ठीक हो गया। इसको काउंटर किया जा सकता है ऑफकोर्स लॉजिक के साथ कि आप भाई क्यों हो रहे हो जर्मनी की तरफ बाइस, जब हम्म। आपको ये पता है, वो होल उम्मा का मतलब पता है, तो आप सिर्फ जर्मनी की तरफ क्यों प्रायोरिटाइज हो रहे हो? क्योंकि बीवी वहां से है। तो किसी तरह इसको कैरिज्मेटिक वे में, लॉजिकल वे में, काफी सारे इमोशंस को टारगेट करके किया जा सकता है इसको डिकोड, यानी कि उसके माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, सारों की डेफिनेशन ठीक हो गई। अच्छा, किसी को पता है बाइसेस की टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसेस होती हैं? आप कभी किसी वजह से बाइस होते हो, कभी किसी चीज के ऊपर। और बाइस आप एक तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, एक आपका जो फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट और आपकी क्या उसे कहेंगे कि कल्चरल बाइसनेस। यहाँ पे कुछ बाइसनेस लिखी हुई है, बैंड वैगन इफेक्ट, कंफर्मेशन बायस,
जेंडर बायस, ये मैंने कुछ कॉमन लिखी हैं जो इजी हैं चीजें आराम से समझने के लिए, वरना तो बायसेस बहुत तरह की होती हैं। जेंडर बायस, रेशियल बायस, कल्चरल के स्पेलिंग गलत है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कल्चरल बायस, एज बायस, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट की बात अभी जो है 2-3 लोगों ने जो है ना जो एग्जांपल दी थी लाइकनेस की, वो हेलो इफेक्ट था। ईगोसेंट्रिसिज्म और एआई बायस। एआई बायस जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तो मुझे पता लगा था कि ये भी कोई एक बायस है जो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। सो ये किसी ने कमेंट में जो है काफी सारी बायसेस की जो है ना नेम भेज दिए हैं। जो है ना जरूरी नहीं है कि आप सारे पढ़ें और परेशान हो जाए, कोई मसला नहीं है। जब आप बायसनेस की जो एक डेफिनेशन है ना, और जो बायसनेस की जो क्या कहेंगे उसका जो इफेक्ट्स हैं या किस वजह से होती है, जब आप ये समझ आ जाएगी आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर ये सारे जो नेम लिखे हुए आ रहे हैं ना, जिसने भी भेजे हैं ना, किसने भेजे हैं? जुनेद, जुनेद ने। तो इन ये सारी चीजें जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कर लोगे, आप पढ़ोगे एक एक दफा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इन सारी टर्मिनोलॉजी से किसी ने घबराना नहीं। बैंड वैगन इफेक्ट कौन बताएगा? यहाँ चैट में लिखें। मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जितनी है उतनी देख लूँ, उसके बाद उसमें से जो चीजें। अच्छा, अली रजा, बैंड वैगन इफेक्ट जो है ना पाकिस्तान का कौमी खेल है, बल्कि काफी जगह आजकल जो है ना ये कॉमन है। जी अली रजा। बैंड वैगन इफेक्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बारात वाली गाड़ी, मतलब जो चल रहा है, जो बज रहा है, बस उसके पीछे सारे लग जाएं। जैसे कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज है, ये एक बैंड वैगन इफेक्ट है, मतलब कि हम जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ब्लाइंड, यहाँ किसी ने नीचे लिखा है ब्लाइंडली फॉलो, ये वो नहीं है। ये दूसरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं है। ये होता क्यों है बैंड वैगन इफेक्ट? हम जो चल रहा है उसके पीछे क्यों भागते हैं? इसकी जो है ना, यहाँ नीचे किसी ने हर्ट साइकोलॉजी भी लिखा है। यस, इट इज लाइक अ हर्ट साइकोलॉजी। जो आजकल आजकल के दौर पे जरा इसकी एग्जांपल दें अली रजा कोई। हम बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आजकल, तो दिस सोशल मीडिया दौर में बैंड वैगन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है फॉर प्रोपेगेंडा। कैसे क्रिएट किया जाता है? मसलन बैंड वैगन इफेक्ट में इसकी एक एग्जांपल जो कि मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ कि आजकल जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर, मेरे अंदर, बल्कि हमारे को तो छोड़े, मुझे तो अपना ही पता है कि हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या हम्म हमें इस है, मतलब 24 घंटे सोशल मीडिया ऑन है, मोबाइल बंद है तो टीवी ऑन है, मतलब कोई ना कोई स्क्रीन किसी ना किसी वक्त ऑन है। इतनी ज्यादा बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है? क्या ये चाहिए हमें? मतलब अली रजा, ये थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। वजह जो भी है या जो हो रहा है वो नहीं मैं पूछ रही। एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल दे दें। आजकल हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रोपेगेंडा के लिए भी क्रिएट किया जाता है, और ये अ, वैसे भी जो है ना आजकल हर कोई यूज कर रहा है, इस इफेक्ट को यूज किया जा रहा है। नीचे यहाँ जैसे, कमेंट में देखें, हाँ जी, कमेंट में देखना, हाँ लिखा हुआ आ रहा है ब्रांड फॉलोइंग। यस। उसके बाद टिकटॉक, टिकटॉक सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी। ट्विटर सबसे बड़ी एग्जांपल है। सही कह रही है। हैशटैग्स चल रहे हैं टिकटॉक पे, जो एक ही ट्रेंड चली जा रही, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी एग्जांपल है बैंडवैगन इफेक्ट की। कि अगर एक ट्रेंड चल पड़ता है जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट, आप इस रीजन से करते हो। ठीक है, रीजन आपका ये होता है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो ये मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ करना। आप बाइसनेस का ये इफेक्ट है कि आप बाइस हो जाते हैं उस वक्त, उस तरफ के ये क्योंकि सारे कर रहे हैं तो ये ठीक है, या यू ट्राई टू फॉलो इट। तो इसको कहते हैं चलती ट्रेन में चढ़ना। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। तो अली रजा, मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, आपके माइक में काफी डिस्टॉर्शन है। कंफर्मेशन बायस, एनीबडी नोज दिस? कंफर्मेशन बायस। अली, आपको मैं दोबारा से अनम्यूट नहीं कर रही, अब एक दफा हो गया, थोड़ी देर बाद
देखते हैं कोई और कंफर्मेशन बायस को जो एक्सप्लेन करेगा। एंड देन ये जो नीचे वाले आ रहे हैं तो बहुत जो है ना ऑब्वियस है, जेंडर बायस, रेशियल बायस, कल्चरल बायस, एज बायस। ये तो बहुत ही इजी, जो नाम से ही पता लग रहा है कि रेशियल बायस क्या हो सकती है, कल्चरल बायस का वैसे कोई एग्जांपल दें। कंफर्मेशन को जरा थोड़ा सा साइड पे रख दें, क्योंकि कंफर्मेशन बायस जो होती है ना वो काफी तरह की होती है। सॉरी, कंफर्मेशन बायस जो है उसको भी हम थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते हैं अगर किसी को नहीं पता। ये रेशियल बायस, कल्चरल बायस, एज बायस, इसकी कोई एग्जांपल दे, कौन देगा? हमाद आपसे बात हो गई है, जिससे बात नहीं हुई अभी तक वो हसनैन जी, हसनैन शबीर। अस्सलाम वालेकुम। ऑडिबल? यस। कल्चरल बायस बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने जब तक शलवार कमीज नहीं पहनी ना, मैं आपकी अगली बात नहीं सुनूंगा, सॉरी। ओके। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप मेरे कल्चर में हैं तो अगली बात करें, अगर आप मेरे कल्चर के नहीं हैं तो सॉरी। ठीक हो गया, गुड। रेशियल बायस, जस्ट लाइक आप ब्लैक है तो ठीक है, अगर वाइट है तो सॉरी। ब्लैक लोग अपने ही रेस के लोगों से बात करेंगे ज्यादा, उनको या उसकी उसकी तरफ बायस होंगे, ठीक है, इंक्लाइंड होंगे उस तरफ। और जो वाइट पीपल है वो अपनी अपनी रेस की तरफ होंगे, ठीक है। उसके बाद एज बायस को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? लाइक यूथ, अगर आप लेट से आप तबलीग कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, और सामने यूथ बैठी है और आप भी यूथ के हैं ना, तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। तो ये दिस इज काइंड ऑफ एज बायसनेस। अगर कोई एक बाबा बोल रहा होगा ना तो आप बोलेंगे यार ये तो पहले खत्म है, सारी जिंदगी इसने कुछ नहीं किया, अब आगे हमें नसीहतें कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट। इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल, जिससे बहुत सारी चीजें ओपन होंगी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप जॉब लेने जाते हो, जस्ट बिकॉज आप यंग हो तो आपको यंग लोग जॉब दे देंगे, ओल्ड लोग आपको सोचेंगे कि आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, वो बाइस्ड हो जाएंगे किसी एक्सपीरियंस या ज्यादा एज वाले बंदे से। अक्सर ऐसा होता है जॉब में, इस वजह से आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, ठीक है। तो एज के ऊपर भी आप बाइस हो रहे होते हो कि ये तो 24 साल का लड़का ये क्या कर लेगा, ठीक है, नो ये 40 का है तो ये जरा मेच्योर है, ठीक है। आप बायस हो जाते हो एज को देख के, और जो लॉजिक और रैशनल है वो साइड पे रख देते हो। हेलो इफेक्ट, हसैन आप अनम्यूट ही हो, तो हेलो इफेक्ट पता है आपको? नहीं, मैं गैस नहीं करना चाहता, नहीं पता। ओके, हेलो इफेक्ट कौन बताएगा? कोई मैसेज करके आप यहाँ जो हैंड रेज हुए हैं उनका तो मुझे नहीं पता, ये पहले से हुए हैं। अच्छा, हेलो इफेक्ट का मैं अमरीन बताना चाह रही है। मैं आप लोगों से इसलिए भी पूछ रही हूँ ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी आ जाए। जी अमरीन, हेलो इफेक्ट एग्जांपल देके। अमरीन प्लीज अनम्यूट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अमरीन। हेलो सर, ये है कि अगर आपकी किसी एक जगह पे रिप्यूट अच्छी है या आप किसी वजह से पॉपुलर हो, तो आपकी वही फेम दूसरे एरियाज में उसकी वजह नहीं से नहीं चलती नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये। है। अच्छा। हाँ नहीं नहीं, ये हेलो इफेक्ट नहीं है। हेलो इफेक्ट ये होता है कि आप, जब आपको कोई पसंद आ जाता है, किसी की एक चीज आपको पसंद आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि एक लड़के को अगर एक लड़की पसंद आ गई है तो उसकी सारी बुराइयां उसके सामने आ भी रही हो तो वो उस चीज को नहीं देखता, वो हेलो इफेक्ट में चला जाता है। इट्स एन इफेक्ट जो आपके ऊपर एक, इसका एक टाइम, एक ड्यूरेशन होती है। इसको साइकोलॉजिकल उससे एस्पेक्ट से मैं नहीं बता रही, इसको सिर्फ मैं 22 एस्पेक्ट से बता रही हूँ। इसलिए इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो हेलो इफेक्ट इज लाइक कि अगर आपको, या आज पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो इमरान खान पसंद है, तो उसको जितने मर्जी आप उस बंदे को लॉजिक्स या रैशनल दे दो, उसको इमरान खान फिर भी पसंद रहेगा, वो उसकी एक भी चीज को बुरा नहीं कहेगा। अगर आपको नवाज शरीफ पसंद है तो नवाज शरीफ की जितनी मर्जी बुरी चीजें लाके बता दो, तो आपको फिर भी जो है ना वो नवाज शरीफ पसंद रहेगा, आप मानोगे ही नहीं कोई भी चीज, कोई भी बुरी बात उसकी, ठीक है। तो आपके सामने जो भी बुराइयां होती है ना उस इंसान की, वो खत्म हो जाती हैं, आप उसको देखते ही नहीं, ये आप हेलो इफेक्ट में चले जाते हो। और ये टूटता भी है, ठीक है। इसका एक नॉर्मली होता है कि जब ये एकदम टूटता है तो आप जो है ना
आपको रियलिटीज नजर आती हैं। अब आ जाते हैं एआई बायस जो है ये बेसिकली ये एआई बायस अब स्टार्ट हो गई है क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है, आपके पास सर्च इंजिन हैं, आपके पास आप उससे सर्च करते हो, तो उसमें जो एल्गोरिदम्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, जिस तरह बने हुए हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है एआई के पास, स्पेशली चैट जीपीटी के पास, वो उसी इंफॉर्मेशन में से आपको इंफॉर्मेशन देगा और हो सकता है कि वो बायस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही तरह की चीज बताई गई हो तो उसने ऑब्वियसली उसी को ठीक कहना जो उसको बताया गया है। तो ये बहुत एक खतरनाक बायस है जो हम आगे जाके फेस भी करने वाले हैं। और अक्सर हम लोग सिर्फ गूगल करके सर्च करके और चैट जीपीटी से पूछ के कुछ चीजें होती हैं, ऑब्वियसली मोस्टली यही होता है कि वो सही बताता है, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसी होती हैं कि वो जाहिर सी बात है जिस जो एल्गोरिदम में उसके है उसने वही उसी टाइप का आंसर देना है। तो इट्स एन एआई बायस। अच्छा जी, ये मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हेलो इफेक्ट इज डिफरेंट, आई थिंक। हमाद, व्हाट डू यू थिंक हेलो इफेक्ट इज? नेक्स्ट पे चलते अस्सलाम वालेकुम। हैं। असल में हेलो इफेक्ट जो है तो वो अगर आपको एक बंदा पसंद आए ना तो आप उसी पे बेस करके उसे दूसरी जगहों पे उस पर वो कर रहे होते हो, इसी को हेलो इफेक्ट कहते हैं। कि मतलब फर्ज करें मूवीज में हम एक बंदे को देख लेना वो हीरो का रोल प्ले कर रहे, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको मतलब उसी उस पे लेते हैं। हम समझते हैं कि फैसला करेगा तो अच्छा करेगा, या जिस तरह इमरान खान को लोग लेते हैं ना नहीं, कि चूंकि बेसिकली अब बात वही कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ। आपको जब आप उसकी बुराइयां भी अगर आपको कोई बता रहा होता है ना, बेसिकली हेलो जी इफेक्ट जी में होता ही है, तो आप वो नोट नहीं करते या आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ये इतना नहीं स्ट्रांग होता है कि आपको एक दफा जब एक कोई बंदा पसंद आ गया या उसकी कोई एक चीज पसंद आ गई, नो मैटर आपको किस एस्पेक्ट से वो बंदा पसंद आया, लेकिन जब आप हेलो इफेक्ट में चले गए तो आपने उसकी जो बुराइयां हैं वो नजर भी आ रही होती है तो आप उसको नजरअंदाज करते हो, ठीक है, या उसको जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हो या मानते नहीं हो, ठीक है। नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये जी। है कि मतलब अगर फर्ज करें इमरान खान है ना, हाँ वो हाँ। कैप्टेंसी में अच्छा था, ठीक है, फर्ज करें वो मतलब क्रिकेट में कैप्टेंसी सही तरीके से कर रहा था, हम्म। तो उसी या शौकत खानम पर हम उसको बेस करके ना हम ये कहेंगे कि वो मुल्क भी चला सकता है। मतलब इस तरह की जो वो होती है साइकोलॉजी होती है हमारी ना। आपने एग्जाम्पल दी है ना, कुछ लोग तो अब वही बात है ना कि कुछ लोग फिर शौकत खानम वाले भी उसके ऊपर लेकर आएंगे कि भी ये शौकत खानम में भी ये चीजें सही नहीं है, वो चीजें सही नहीं है, तो आप फिर वो हम्म, शौकत खानम के ऊपर बेस करके जो है ना, वही बात है कि आप हेलो इफेक्ट में गए हुए, तो कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रीजन ठीक हो, जी जी। ठीक है। रीजन की मैं बात कर रही हूँ, जो एक चीज आपको पसंद आई है ना वो भी जरूरी नहीं है कि ठीक हो। एक बिल्कुल। लड़की आपको सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से अगर पसंद आ गई और आपने उसकी बुराइयां ऑब्वियसली नजरअंदाज कर दी, तो दैट इज नॉट द राइट वे। आप जो जी जी। एग्जांपल दे रहे हो वो आप ठीक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हो ना, कि एक चीज जो पसंद आई है वो ठीक है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, ईगो सेंट्रिसिज्म की तरफ मूव करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव बायस। कॉग्निशन क्या होती है? इसकी जो है सिंपल टर्मिनोलॉजीज में कोई बता सकता है कि oh God, क्या हो रहा है? कॉग्निशन क्या होती है? हम सारी बायसेस पढ़ रहे हैं तो हम इसके ये जो कॉग्निटिव बायस होती है ना, जो हम जिसके अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म आता है, इसी वजह से थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि कॉग्निटिव बायसेस जो होती हैं इसके अंदर कॉग्निटिव बायसेस ऐड हैं। ये जो सारी बायसेस आपको नजर आ रही हैं, तो इसके अंदर से जो कॉग्निटिव बायस अगर मैं बताऊं तो कंफर्मेशन बायस इज अ कॉग्निटिव बायस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसमें से हेलो इफेक्ट, आल्सो अ कॉग्निटिव बायस। बैंडवैगन इफेक्ट इज आल्सो अ कॉग्निटिव बायस। अब कॉग्निटिव बायस या कॉग्निशन को कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, या फिर मैं ही करूं? कॉग्निशन क्या होती है सिंपल वर्ड्स में, उर्दू में? हु वांट्स टू? अरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, कॉग्निटिव वाइसनेस इसको कहते हैं कि आपके जो जितने भी पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेसिस पे आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है ब्रेन का। तो
तो एनी टाइम जब भी कोई भी इवेंट या कोई भी आपके सामने कोई भी वाकया होता है या कोई भी लोग आते हैं, कुछ भी होता है, तो आप उसी थॉट प्रोसेस से सोचना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो आपका एक फिक्स माइंडसेट बन चुका होता है। उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव बायसनेस के, वो हमारा ब्रेन उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। ये जो काम वो करने वाली चीज बता रही हो आप, ये आप बता रही हो कॉग्निशन का प्रोसेस, क्यों इसको कॉग्निशन, हाँ हाँ, लेकिन उसकी cognition- बायसनेस इसी से होती है ना कि वो एक सिमिलर पैटर्न जो होता है थॉट प्रोसेस, वही चल रहा होता है उसका। उसमें वो मतलब आई अपना अंडरस्टैंड, यू आर पैराडाइम। राइट, लेकिन यहाँ पे सबको पहले ये बताएं कॉग्निशन क्या है, ठीक है? और इसको कॉग्निशन द एबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स या एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जिस तरह आप प्रोसेस करते हो अपने दिमाग में, हाँ, सिंपल वर्ड में यानी उर्दू कि में बताएं ना। टेंडेंसी ऑफ ब्रेन टू प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन, ये कह सकते हैं हम। हाँ, जो आपका जो प्रोसेस होता है ना दिमाग में, आप एक चीज कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, आपके सामने कुछ हो रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बाद देख रहे हो कि ये क्या है, इसको कैसे देखना है, कैसे सोचना है, जो सोचने का अमल होता है, ठीक है, आपके जी, दिमाग में जो प्रोसेस होता है उसको कॉग्निशन कहते हैं। उसको तो कॉग्निशन। कॉग्निटिव बाइस हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि जब आपने एक चीज एक ही प्रोसेस से एक दफा देख ली और समझ ली, तो जब आप दोबारा उस चीज को देखोगे तो आप दिमाग में वही प्रोसेस रिपीट करोगे। समझ आ रही है अरूज? आपने बिल्कुल, यही बात की है ना? जी जी बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। अब एग्जाम्पल देके इसको बताएं, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो चैट में लिखे, बाकी एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मे बी, मैं इसमें क्या कहूँ। अच्छा, हो सकता है कि आपको किसी आपके घर में कोई बंदा आपने एक ट्रस्टवर्दी वर्कर आपने रखा हेल्पर आपके लिए, ठीक है, एंड दे डिस्ड यू, तो वो सिमिलर जो आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग है ना, वो यही बन जाएगा एनी टाइम, चाहे कोई भी कितना भी आपके सामने ट्रस्टवर्दी बंदा आ जाए या जितना भी नेक हो, आप उसको उसी थॉट प्रोसेस से लेकर चलोगे, क्योंकि आपके साथ एक वाकया ऐसा हो चुका है, तो आप हमेशा उसको उसी नजर से देखोगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और गुड एग्जाम्पल, एनी अदर एग्जाम्पल, किसको समझ नहीं आई मुझे, मैं चैट में लिखे, मैं उसको अनम्यूट करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में, अगर एक दफा यू हैड नॉट अ हैप्पी एंडिंग मैरिज, तो नेक्स्ट टाइम आप जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप वैसे ही उसी पैराडाइम से देखना शुरू कर दोगे उसको, सेम सॉर्ट ऑफ उसको थोड़ा सा आप जो थोड़ा अरुज, आप जो एग्जांपल दे रही है ना, वो थोड़ी सी ब्रॉड है, एक थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देना किसी बच्चे की सेंस में, लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू एन 8-year-old। ओके, बच्चे की सेंस में, हाँ, अच्छा, बच्चे को आप ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की है, कोई शरारत की है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एज अ मदर हमें वो ट्रस्ट हमारा खत्म हो जाता है, या हमारा एक पैराडाइम बन जाता है उस बच्चे के बारे में, तो हम वैसे ही सोचते हैं, नो बच्चे मैटर। के बारे में एग्जांपल नहीं देनी, बच्चे को एग्जांपल देनी, एक छोटे से बच्चे को, 8 साल के या 9 साल के बच्चे को, या इवन चले 10 साल के बच्चे को कॉग्निटिव बाइस समझानी हो तो आप कैसे समझाएंगे? हम्म तो कुरातुलैन, मैं आपको अनम्यूट करना चाह रही हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। आप कह रही हैं आपको समझ नहीं आई, और किसको समझ नहीं आई? जी, जी कुरातुलैन, कहाँ से समझ जो है ना आना खत्म हो गई? मतलब कि मुझे स्टार्ट से ही समझ नहीं आ रही कि कॉग्निटिव बायसनेस होता क्या है। बायसनेस की तो समझ आ गई, लेकिन ये कॉग्निटिव, ये कॉग्निशन की करना समझ आई है? कॉग्निशन की समझ आई है? नहीं, स्टार्ट से ही नहीं आ रही। ठीक है, कॉग्निशन एक प्रोसेस होता है, जब भी आप किसी भी चीज को देखते हो, समझते हो। एक बच्चा देख रहा है पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, और वो देख रहा है कि ये ग्लास है, ये पानी है, इसके अंदर इतना भरा हुआ है, ठीक है, जो वो समझ रहा है ना, उसको ग्लास को या पानी को, उसके सामने जो चीज पड़ी हुई है, तो उसका दिमाग जिस प्रोसेस से गुजर रहा है ना, उसको कॉग्निशन कहेंगे। समझ आई? कि वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज से वो चीजें रिसीव कर रहा है, वो देख रहा है कि ये क्या है, कैसे है। समझ आई? अच्छा, जी जी। ठीक है, अब एक कॉग्निटिव एग्जाम्पल बाइस। मैं दूं बच्चे की, जी जी डिजाइन में अचानक आया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को हमने डराया हो किसी चीज से, फॉर एग्जांपल डॉग से, तो हम उसे कह दें बच्चे को कि बेटा, इसने, ये डॉगी ने एक दफा तुम्हारे
तुम्हारे पीछे भागा था, तुम पे हमला करने की कोशिश की थी, आइंदा भी करेगा, तो वो बच्चे का एक माइंडसेट बन जाता है। अब तो वो बच्चे हमेशा जब भी हाँ, डॉगी देखेगा बच्चे तो का उससे माइंड डरेगा। वाइस हो जाएगा। हाँ, और इसकी एक और एग्जांपल दें, अगर बच्चे को अगर डॉग्स पसंद है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली जब कोई ऐसी चीज आएगी, डिसीजन लेने का टाइम आएगा डॉग का, जिसमें डॉग इन्वॉल्व होगा, तो क्योंकि वो डॉग को उसको पसंद है, तो वो इंक्लाइंड होगा डॉग्स की तरफ। ठीक है, आप फ्रेंड्स की बात कर लें, वो जो प्रोसेस से गुजरेगा अपने दिमाग में, वो चीज बिठा लेगा ना कि ये चीज ऐसे ही है। ऐसे ही है। फरातुलैन, कुछ समझ आ रही है? जी, मतलब कि देखिए वो अपने उस थॉट के मुताबिक जो है वो डिसीजन लेगा। यस। अच्छा। ठीक है, एक चीज उसने कॉग्निशन आपने परसीव कर ली ना कि ये ऐसे होता है, और आपने अपने दिमाग में बिठा ली, क्योंकि आपके दिमाग में एक दफा वो प्रोसेस इस तरह की थी, तो आप उसके पे जब बाइस हो जाते हैं ना उस चीज के ऊपर कि ये अब जी। ऐसे ही है, तो जब भी आपके सामने वो चीज आएगी, आप उसको उसी प्रोसेस से दोबारा गुजारोगे, और आप उसका एक डिसीजन बना लोगे, या उसकी तरफ बाइस हो जाओगे कि ये ऐसे ही होता है। ठीक हो गई? अब इसको पढ़ते अच्छा, हैं। ठीक है। Cognitive bias is when our brain takes shortcuts in thinking that can cause us to make quick but sometimes inaccurate judgments. ठीक है, क्विकली आप जजमेंट्स कर लेते हो, इनएक्यूरेट भी हो जाती हैं, कभी ठीक भी होती हैं। इट्स लाइक आवर माइंड्स वे ऑफ मेकिंग थिंग्स इजियर, बट इट कैन लीड टू मिस्टेक्स और रॉन्ग कंक्लूजन्स। ठीक हो गया? परसेप्शन में आप जो परसीव कर लिया है, तो बेसिकली वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो दिमाग की एबिलिटी होती है ना, योर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू बेसिकली। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। जी, जी। देखिए मतलब कि आपने कोई अगर डिसीजन लेना है, तो वो आप अगर जैसे आपने बताया कि वो डॉग वाली एग्जांपल थी, तो आप जो भी डिसीजन लेना होगा, आप एक ही तरीके से लेंगे? हाँ, अब ये देखिए ना, कॉग्निटिव बायस की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। ये कंफर्मेशन बायस नहीं, सॉरी, जो बैंड वैगन इफेक्ट है, कंफर्मेशन बायस पे हम अभी गए नहीं है। बैंड वैगन इफेक्ट ही समझ आई थी ना? जी। एक तकरीबन। चलती ट्रेन में चल पड़ना, और क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैंने भी करना हाँ है, जी, जी, जी। तो वो एक कॉग्निटिव बायस है। समझ आई? अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। चलो, शुक्र हो गया। अच्छा, अभी अब जी, एक और किसको, अगर किसी और को समझ नहीं आई तो वो बता दे, लेकिन आई थिंक कि काफी क्लियर हो गया होगा। बैंड वैगन, अब आपने गूगल करना है कुरातुलैन आफ्टर दिस सेशन कि कॉग्निटिव बाइस में कौन कौन सी बाइसेस आती हैं, तो जब आपके सामने वो चीजें बाइसेस आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ईगो सेंट्रिसिज्म। ईगो सेंट्रिसिज्म इज ऑल्सो अ कॉग्निटिव बाइस। अब ईगो सेंट्रिसिज्म होता क्या है, ये मैंने, एक मिनट, ये किसका माइक है? प्लीज म्यूट कर लें। इसके ऊपर भी जो है ना, ये सी आई और सी जो है एक्स्ट्रा डले हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, ये प्रूफ रीड नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल से। अच्छा, ईगो सेंट्रिसिज्म, हु वांट्स टू एक्सप्लेन इन हिज और हर ओन वर्ड्स? सो आई वुड नो कि आप कहाँ से। Farouk is saying in the chat that it is being self-centered. Yes, very right. But explain करना है। दूसरी टर्मिनोलॉजीज नहीं हमने बोलनी। We need to explain. अहमद अजहर, सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल डेली लाइफ से एक्सप्लेन करें। अहमद, प्लीज अनम्यूट। Assalamualaikum. Egocentrism is actually the ego-centered. You do not. It's actually not knowing the other's perspective. You are self. Not doing the other's perspective. Example. In the Delhi example, if I say, मतलब इस अम्ब्रेला में कुछ भी आ सकता है कि जब आप किसी के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे होते, इवन कोई भी डिबेट ले लें, साइकोलॉजी की डिबेट ले लें या एनीथिंग, जब आप अपने ही पॉइंट पे स्टिक होते हो एंड यू आर कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड कि यू आर 100। ठीक है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली?
ना समझ पाना, it is not unconsciously, it is obviously the consciously, even it cannot be subconsciously, it's a complete conscious process. It's an अच्छा inability, you cannot understand or you cannot comprehend the other's perspective, and it is different from the cognition. ओके अहमद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव या दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हो और जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, ठीक है, कॉन्शियसली कर रहे हो कि आपको जो है ना, It can be biased or it can be unbiased. ठीक है, किसी लाइकनेस की बेस पे आप समझ ले फेवर कर रहे हो, आपकी बाइसनेस है जो आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने से रोक रही है, तो वो ईगोसेंट्रिसिज्म में आप जा रहे हो। Yes, अच्छा, ईगोसेंट्रिसिज्म में एक और चीज आती है जो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अराउंड 2 to 7, फिक्स्ड एज नहीं है, फिक्स्ड एज नहीं बता रही, अराउंड बता रही हूँ, ये बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। जो ईगोसेंट्रिसिज्म जिनको होता है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। ये ईगोसेंट्रिक होते हैं और मस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है। वो कॉन्शियसली होते हैं या सबकॉन्शियसली? अहमद आप मेरे साथ ही? should I quote the example यस for the kid? Okay, यस अगर हम जैसे you're so right, kids are egocentric. उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आप बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे तो वो खुद सारे के सारे सामने होंगे, बट अपनी आंखें बंद करके आगे हाथ रख लेंगे, and they will start believing कि everybody is in the darkness and nobody is seeing them. So it is because they उनका कॉन्शियस तो इतना ग्रो नहीं होता, सबकॉन्शियसली they believe कि अगर उनकी आंखों के आगे अंधेरा है तो they have such a strong belief, इतने इगोसेंट्रिक होते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि मुझे अंधेरा नजर आ रहा है तो हर किसी को अंधेरा नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी जो 2-3 एग्जांपल जो 2-3 रिसर्चेस हुई हुई हैं वो ऐसे हैं कि अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो एक 2 साल का बच्चा या 3 साल के बच्चे के सामने जब आप एक डॉल रखेंगे, डॉल उसकी तरफ फेस करके रखेंगे, ठीक है, और वो बच्चा या बच्ची उस डॉल को देख के हंस रहे हैं और उसकी माँ रूम के किसी और कॉर्नर में है या कहीं और है, वो जब इशारा करेगा ना कि मामा ये देखो, तो उसको ही लगेगा कि जिस तरह मुझे डॉल नजर आ रही है ना पड़ी हुई, मेरी तरफ फेस किया, मेरी माँ को भी उसी तरह नजर आ रही है। ये ये फुली ईगोसेंट्रिक आप समझ लें कि माइंड है कि जो शक्ल मुझे नजर आ रही है डॉल की, वही उस माँ को भी नजर आ रही है। हालांकि उसको नहीं पता, उसको ये समझ ही नहीं आ सकती कि माँ को जो है ना बैक से नजर आ रही है। तो ये होता है ईगोसेंट्रिसिज्म की पीक, और ये हर बच्चा होता है, हर बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, क्योंकि जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसका ये स्टेज 2 है, 2 to 3 years, ये कॉग्निटिव स्टेज 2 है। हम इंशाल्लाह कॉग्निटिव की जो कॉग्निशन स्टेजेस हैं, ब्रेन डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, वो भी किसी स्किल डेवलपमेंट सेशन में हम लोग करेंगे कि बच्चे के का ब्रेन किस तरह ग्रो होता है और उसकी क्या क्या 4 स्टेजेस हैं और किन चीज़ों से वो गुजरता है। अब ये इस ईगोसेंट्रिसिज्म में जब वो बच्चा आता है तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा होता, उसको समझ ही नहीं आ रही होती। पहले तो वो फुली ईगोसेंट्रिक होता है, उसको चीजों की भी नहीं पता लग रहा होता कि भाई जो मैं देख रहा हूँ दूसरा नहीं देख रहा। इवन उसको ये भी फील हो रहा था कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी माँ को वो फील नहीं हो सकता दर्द, मतलब मुझे बताना पड़ेगा। या इतना बच्चा जो है ना, उसकी परसेप्शन इस तरह होती है कि वो उसको सिर्फ अपना आप नजर आ रहा होता है, उसको लग रहा था जो चीज जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ सब वैसे ही देख रहे हैं, या जो मेरे साथ हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ईगोसेंट्रिसिज्म जो है वो खत्म होना शुरू होता है जब वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और वो दूसरी तरह परसीव करना शुरू करता है और उसको समझ आने लगती है कि जो चीजें हैं वो उसके डिफरेंट एंगल्स हैं, दूसरों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है। अब आगे जाके जब बच्चा 9-10 साल का थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निशन में आता है, तो उसको कॉन्सेप्ट्स में जब वो जाता है, क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है, तो उसको तब ईगोसेंट्रिसिज्म जो है ना उसका अब समझ लेके खत्म होना शुरू होता है और वो देखता है कि अगर इस सवाल का जवाब मुझे ये लगता है तो दूसरे को कुछ और लगता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यूज। अब यहाँ पे मोस्टली होता ही है कि हम बच्चे के क्वेश्चन जो है ना वो शट ऑफ कर देते हैं कि भाई तुम सवाल बहुत पूछते हो, ना पूछो, हालांकि वो उसका लर्निंग प्रोसेस है, तो उसको जवाब नहीं मिल रहे हो तो उसको अक्सर ये समझ ही नहीं आ रही होती कि दूसरा कुछ और भी सोच सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यूज में भी उसको समझ आना शुरू होती है कि अच्छा इन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यूज दूसरे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर उसकी सोशल स्किल्स और सोशल एबिलिटीज डेवलप नहीं होती,
ठीक है, मोस्टली रीजन ये भी होते हैं इगोसेंट्रिसिज्म एडल्ट्स में। अब हम एडल्ट की तरफ आ रहे हैं कि एक बड़ा इंसान, ठीक है, एक एडल्ट, वो इगोसेंट्रिसिज्म में कैसे चला जाता, कैसे होता है, मतलब चला नहीं जाता, होता कैसे है, उसको पॉइंट ऑफ व्यूज क्यों नहीं समझ आ रहे होते, ठीक है, क्योंकि उसका तो ब्रेन डेवलप्ड हुआ है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी पूरा है, उसकी रीजनिंग जो है मतलब 12-13 साल से ऊपर की बात करी हूँ मैं, 12-13 साल में उसकी जो रीजनिंग एबिलिटीज हैं वो आ गई हैं। तो वो क्यों, अक्सर आपने देखा है कि पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा जो है ना ये रिजिडनेस आपको नजर आती है, पाकिस्तान से बाहर भी नजर आती है, लेकिन मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ आसपास की, कि जब आप किसी को पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हो तो अक्सर लोग पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए भी रेडी नहीं होते। उनको लगता है कि जो मैं समझ रहा हूँ या जो मुझे लग रहा है वही ठीक है, और ये कॉग्निटिव बायस है उनकी, ठीक है, कॉग्निटिव बायस पे से भी हम गुजरे हैं तो आपको पता होगा कि वो प्रोसेस किस तरह से उनके दिमाग में चल रहा होता है। एक चीज उन्होंने फिक्स कर ली होती है उनकी बायसनेस ने, और उससे हट नहीं रहे होते, ठीक है, और वो निकल, अब ये कॉन्शियस भी होता है, सब कॉन्शियसली भी होता है कि सब कॉन्शियस में आपके ये जो है ना व्यू पॉइंट्स बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज का अंदाजा होगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जब उसका बच्चे का एक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल, इगोसेंट्रिसिज्म पढ़ रहे हैं तो ये एक एग्जांपल आज ओपन हुई है, तो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे को उस एज में ही इस चीज से निकाल लेना, इगोसेंट्रिसिज्म से निकाल लेना। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरबियत में जो है ना चीजें आती हैं, जिसमें आपने बचपन में ही, जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ ही वो चीजें खत्म करनी है या उसको बतानी है, अवेयरनेस देनी है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर वो नहीं आएगी, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, तो बड़े होके भी वो वहीं पे स्टक रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन है, इज नार्सिसिस्ट एन ईगोसेंट्रिक पर्सन? यस एंड नो। नार्सिसिज्म में ईगोसेंट्रिक हो सकता है बंदा, लेकिन ये दोनों एक चीजें नहीं है। ईगोसेंट्रिसिज्म इज सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिज्म इज थोड़ा सा फर्क है। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी नार्सिसिज्म का किसी को पता नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर। मैं इसको एंड में एग्जांपल देती हूँ कि नार्सिसिज्म में और ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। ईगोसेंट्रिक इज अ कॉग्निटिव बायस, नार्सिसिज्म इज अ साइकोलॉजिकल, आप कह लें कि डिसऑर्डर कह लें, या अगर वो पीक पे है तो वो आप साइकोलॉजी और आपकी पर्सनालिटी में। ईगोसेंट्रिसिज्म आपकी कॉग्निटिव बायस होती है। बीइंग स्टबर्न इज ईगोसेंट्रिक? बीइंग स्टबर्न, लेकिन ये तो इसका जवाब क्या हो सकता है? मैं ऐसा जवाब सोच रही हूँ जिसमें ये चीजें अलग अलग हो जाएं, क्योंकि स्टबर्ननेस तो होती है इगोसेंट्रिज्म में, ऑब्वियसली आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज समझना ही नहीं पा रहे होते। लेकिन जो आपने ये जो क्वेश्चन किया ना, जिद और चीजों में करना, वो वाली जिद और पॉइंट ऑफ व्यूज में और बाइसनेस की जिद इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, आगे आते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इगोसेंट्रिसिज्म इज व्हेन समवन थिंक्स ओनली अबाउट themselves and their own point of views, and has trouble understanding what others might be feeling or thinking. It's like always putting yourself first and not considering others. अब इसकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। Who wants to explain? डेली लाइफ में से एग्जांपल बतानी है ताकि सबको समझ आए, और ऐसी एग्जांपल बतानी है जो हमारे कल्चर में हमें मिलती भी है, ताकि हम लोग उसको सही तरह ग्रास्प कर सके। हमाद, एनी अदर? हमाद से बात हुई है ना मेरी अभी? जिससे बात नहीं हुई वो बता दे, ज़्यादा बेहतर है, ताकि अच्छा नहीं हुई। हमाद प्लीज अनम्यूट। मैम इसमें एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स हैं, जाहिर है उनकी लाइफ का वो समझते हैं कि एक्सपीरियंस है उन्हें 40-45 ईयर्स का इतना, तो अगर उनको उनका जो बच्चा है वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, तो चूंकि वो सोचेंगे हम बड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो हमारे बच्चे से बेहतर होगा, इसीलिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि वो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। ये क्योंकि हम इगोसेंट्रिज्म। बड़े हैं,
ये आप एज बायस बता रहे हो ना हमाद, ईगो सेंट्रिसिज्म में बताए ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू का बायस, ये बायसनेस सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज में है और अपने ऊपर है। इसके अंदर आप दूसरी बायसनेस ही आपने एग्जैक्ट उसको पकड़ना है, ईगो सेंट्रिसिज्म को पकड़ना है यहाँ पे। आप एग्जांपल देना कोई टॉपिक, ये इसी में, ये जो एग्जांपल आपने शुरू की है इसी के अंदर ऐड करें ना, कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज है बच्चे के और किस चीज के ऊपर बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के बच्चा अगर स्पोर्ट्स की बात करता है कि मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, तो चूंकि आजकल वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि स्पोर्ट सिर्फ ये टाइम वेस्ट है या आपको स्टडी सिर्फ करनी चाहिए, किताबें चाटनी है, तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे को स्पोर्ट्स से निकाल के किताबें चाटने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इसी में इसके लिए ज्यादा बेहतरी होगी, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हालांकि ये नहीं समझ सकते कि आजकल स्पोर्ट्स कितनी जरूरी है, तो ये भी एक ईगोसेंट्रिसिज्म की एग्जांपल हो सकती है। हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में स्पोर्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो यस दे विल दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि हो सकता है आजकल सब स्पोर्ट्स में क्या क्या फायदे हैं, वो बच्चा जितना मर्जी बताए, लेकिन उनका जो माइंड है ना वो सेट हुआ हुआ है इस चीज के ऊपर कि ये तो ठीक नहीं है। आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि हमाद मेरे अलावा ग्रुप में एक और भी हैं, हमाद रियाज है आई थिंक, तो लिहाजा मुझे उनके साथ कंफ्यूज अब कर देते कि मैंने पहले सवाल इनसे पूछ लिया। ओके, अब नहीं करती कंफ्यूज इंशाल्लाह। अच्छा, अम्मार प्लीज अनम्यूट अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम अस्सलाम। की एग्जांपल ये भी हो सकती है कि समटाइम्स एक कुछ लोग अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड इतने होते हैं कि अगर वो मतलब उनकी किसी से लड़ाई हुई है उसी दिन, और अब उनकी वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो किसी वजह से बीमार पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, अब वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ है या ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। तो ये भी एग्जांपल हो सकती है कि मतलब वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी वजह से इसको ये हुआ, इस लड़ाई की वजह से, वो उस लड़ाई से उसको उसके बीमार होने को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसमें इनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। ये सोच रहे होते हैं जो भी दूसरे को हुआ है वो उनकी वजह से हुआ, जो भी मतलब हो रहा है जो किसी दूसरे को। नहीं, ये आपने सुपरस्टिशन थोड़ी सी बीच में मिक्स कर दी, मुझे लग रहा है। कैन आई आईफोन, जी आईफोन पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी जिस तरीके से हम लोग को फूड पसंद है कोई किसी किस्म का, तो हमें इस तरीके से लगेगा कि वो जैसे बिरयानी हमें पसंद है तो हमें लगेगा कि वो सबको बिरयानी पसंद होगी। इसी तरीके से म्यूजिक की एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमें किसी जॉनर का म्यूजिक पसंद है तो हमें ऐसा लगेगा कि ये म्यूजिक सबको पसंद है तो यही चलना चाहिए। इस तरह के एग्जांपल हैं। म्यूट हो गया। अच्छा, ये तो आप बाइस, नॉर्मल बाइस के एग्जांपल बता रहे हो ना। ईगो सेंट्रिसिज्म एडल्ट, एक तो बच्चे की है कि भी अच्छा ठीक है, बच्चे को ये लगता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने एडल्ट कॉन्वर्सेशन की एग्जांपल लेनी है। एडल्ट कॉन्वर्सेशन में जब एक बंदा ईगो सेंट्रिक हो तो वो क्या करेगा, उसकी किसी उस पे एक्सप्लेन अब्राहम किसी टॉपिक पे जो है ना, एग्जैक्ट एग्जांपल दे सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये भी ईगोसेंट्रिसिज्म में आ सकते हैं कि सम टाइम, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब भी कोई दो फिरके होते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब भी कोई दो फिरके होते हैं उसमें दो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह साहिल भाई अक्सर हमें जो है ना वो सूरह कहफ को एक इंटरगैलेक्टिक वेज से कनेक्ट करके बता रहे होते हैं, तो व्हेन एवर वी टॉक टू एनी मौलवी और एनी उलमा तो वो सीधे ये कहते हैं कि इस तरह हो ही नहीं सकता, बनिस्बत इसके कि वो उस चीज को समझना चाहें। क्या इज कैन वी कॉल इट ईगोसेंट्रिसिज्म? दूसरे लोग उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं पा रहे, या वो उधर ही अटके हुए हैं कि नहीं ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। नहीं, वो उधर ही हाँ, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से हम उस चीज को देख रहे हैं या उस सूरह कहफ की जो है ना इंटरप्रेटेट कर रहे हैं वही ठीक है।
और हाँ इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और मतलब हो ही नहीं सकता। वो ये नहीं कह रहे कि हम समझ, यानी कि वो कोई उनका आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा, वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। ओके ओके, ठीक है। बस एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। वेरी गुड एग्जांपल। कौन था ये? आई डोंट इवन। मैम कैन यू प्लीज अनम्यूट सैयद यासिर? सैयद यासिर, ही इज फ्रॉम माय बैच। अच्छा जी, यासिर, यासिर अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरे ख्याल में वो इब्राहिम भाई ने बिल्कुल, मैं वही बात करना चाह रहा था। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमारे पूरे दीन को एक मजहब की शक्ल दे दी है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है कि यार किस तरह उन्होंने 300 साल में इस्लाम को किस तरह पेश किया है, कि वहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म के हम चैलेंजेस को नहीं सोच सके और सिर्फ नमाज रोजा उसको उसकी हद तक इस्लाम को सोचे। तो जब आप उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताते हैं तो बिल्कुल भी वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कहता है ये पोर्टल, ये कहानी, ये सारी बातें जो है ना ये फजूल है, इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। बस आप अपनी नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें और दैट्स इट। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस एग्जांपल। एक चीज आप लोग सबको समझ आ रही होगी कि ये कितना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, और हम लोग इसको रोज फेस करते हैं। अभी अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि दे आल्सो वांट टू गिव एग्जांपल्स, आई थिंक इनफ एग्जांपल्स हो गई हैं। आपने ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, अपने ग्रुप डिस्कशन में जरूर शेयर करने हैं। अभी अब वसीम भी जो है आपको इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना ब्रीफ करेंगे, कंक्लूड करेंगे इस चीज को, और और एग्जांपल्स देंगे। तो बट मैं इस चीज के ऊपर फोकस करना चाह रही हूँ इस वक्त, जो आपको बताने का मकसद है, ये ये चीजें अवेयरनेस देने का मकसद, या टर्मिनोलॉजीज बताने का मकसद। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक नाम आ गया तो आपको पता लग गया कि ये कोई चीज होती है। पहले तो ना ये टर्मिनोलॉजी होती थी, और ना ही ये थीरीज और ये आर्टिकल्स होते थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो एक आम इंसान की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना। और कुरान से जब हमें ये चीजें हम रिलेट करते हैं, तो अल्लाह ताला जब सोचने का कहता है, कितनी दफा अल्लाह ने कुरान में सोचने का कहा है, और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस एक्चुअली हमारा जो है ना करवाने की, अल्लाह ताला जो है वो उस एंगल से जो है ना, उनकी वो जो सूरतें हैं, जो रीजन करने की या सोचने के एंगल से, उससे ना हमने कभी देखा है। और हमारे आसपास स्पेशली हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, जब आप पेरेंट्स की बात, जब सर साहिल भी पेरेंट्स की बात करते हैं, अम्मी अब्बू बात करते हैं, तो आपको ये पता लगता होगा, क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक हैं पेरेंट्स। अगर माँ ईगोसेंट्रिक व्यूज रखती है, तो आप खुद ही सोच रहे हैं कि जब वो अपने बच्चे को ईगोसेंट्रिसिज्म से बाहर निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती। अगर माँ बाप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज इस तरह के हैं कि वो इतना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में बाइज्ड हैं, तो वो अपने बच्चे को कैसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ने भी देंगे। तो जो ये बीमारी है, ये इतनी डीप हमारी फैमिलीज में जा चुकी है, इतनी फैल चुकी है। और हम खुद अभी जब आप लोग अपना जो है ना कैटारसिस करेंगे आफ्टर रीडिंग दिस, जिनको नहीं पता था, अपनी ही चीजें, अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यूज जब आप लोग दोबारा सोचने की या बोलने की कोशिश करोगे, अवेयरनेस आपको अगर आना शुरू होगी, उस वक्त तो आपको पता लगेगा कि आप लोगों के अंदर ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर कितना ज्यादा है। मैंने जब इसको चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मेरा तो जो है ना, उसके बाद मैं किसी से बहस करना क्या, मैं किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए भी 100 दफा सोचती थी कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ। जो जितनी चीजों में मैं ईगोसेंट्रिक थी, मुझे वो चीजें नजर आना शुरू हो गई थी। सोल्यूशन सबीन पूछ रही है कमेंट्स में। सोल्यूशन इसका यही है कि जब एक दफा आप अवेयर हो जाते हो, सबको बताना, अवेयरनेस देना सबको कि ये देखो, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जब आप एक दफा, जो आपकी जितनी भी बीमारियां साइकोलॉजिकल होती हैं ना, और स्पेशली जो अवेयरनेस वाली बीमारियां होती हैं, उनका सोल्यूशन ये होता है कि जब एक दफा आपको बीमारी पता लग गई ना कि ये मेरे अंदर बीमारी है, और आपने एडमिट कर लिया, आपको नजर आ गया, आपको रियलाइज हो गया, तो आपकी लाइफ, आपका दिमाग खुद ब खुद उसको जो है ना ठीक करने में, सबकॉन्शियस में आपकी वो चीज बैठ जाती है कि मेरे अंदर ये चीज है,
या मैं इस चीज से सेल्फ अवेयर हो गई हूँ, तो आपके अंदर समझ लें कि जो एंटीडोट है ना, दिमाग खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो अवेयर हो जाता है कि अब इस चीज को सॉल्व करना है। अगर आप ओपन टू ग्रोथ है, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी बेटर, तो आप चीजों को एडमिट करते जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है जो चीजों को एडमिट करना है आपने अपनी सारी चीजें। फिर थर्ड स्टेप होता है उसके ऊपर वर्क करना, जो कि आपका दिमाग भी खुद करता है, आप भी करते हो, या आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करते हो, या और पढ़ते हो उसके बारे में, या सोचते हो, समझते हो। थर्ड स्टेप होता है उस चीज से मूव ऑन करना या उस चीज से निकलना, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप जो आप किसी को भी दे सकते हो। ये सेल्फ अवेयरनेस आप जरूरी नहीं आपको आ गई तो आप मकसद क्या है, मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है इन सारी चीजों का, कि आपने आगे किसी को बताना है। तो जितने लोगों को इन चीजों से आप निकाल सकें आप निकाल लें, जितने बच्चों को बचा सकें आप बचा लें। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्जी है, हिदायत तो फिर जैसे मर्जी घर में बच्चा हो या जैसी मर्जी तरबियत, तो अल्लाह ताला ने हिदायत देनी हो तो वो तो आ ही जाती है। जो क्वेश्चंस हमने हमारे जो है ना यहाँ पे रेज हुए थे वो ये थे, जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपने सोचा भी और बात भी की है। व्हाई द किड्स आर ईगोसेंट्रिक? बच्चे क्यों होते हैं ईगोसेंट्रिक? क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये उनकी गलती नहीं होती, ठीक है, कि वो ईगोसेंट्रिक हैं। उनका ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता, वो वाले पार्ट्स उनके ब्रेन में वो चीजें ही नहीं होती जिससे उन्होंने अपना ईगोसेंट्रिसिज्म खत्म करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, सीखते हैं। एडल्ट क्यों ईगोसेंट्रिक होते हैं? ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने अपने आप से करना है कि आपके पास तो रीजनिंग और लॉजिक्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी, तो आपके अंदर अभी तक ईगोसेंट्रिक चीजें क्यों हैं, ठीक है। हाउ टू ओवरकम इट? सेल्फ अवेयरनेस, जिसको मैंने आंसर किया है, सोल्यूशन इसका टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड और ओपन टू क्या से कहेंगे, ओपन टू अदर पॉइंट ऑफ व्यूज। और तीसरी चीज आज लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म? एनीबडी, कि इसका ऑपोजिट क्या आएगा? एक तरफ तो ईगोसेंट्रिक बंदा है, लेकिन जैसे एक तरफ अगर उसके अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो रिजिड नहीं है, तो वो उसके अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा होगी? हाँ, दैट्स आई एम रियली हैप्पी टू सी द मैसेजेस। सबको समझ आ गई? यस, एम्पैथी, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड के एम्पैथी आप में कैसे आनी है, या हम्बलनेस और पीक उसकी, या ह्यूमिलिटी, जब आपकी ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर जो है ना वो पूरी तरह से ये बाइसनेस खत्म होगी, तो फिर आप जो है ना दूसरी तरफ फुली जो है ना इंक्लाइन कर सकते हो। और अगर किसी में एम्पैथी नहीं होती, एक चीज एक और जो मेन नहीं कहूंगी, पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको पता होना चाहिए, कि जो 40 ईयर्स, सबको पता है कि 40 ईयर्स तक ब्रेन डेवलपमेंट होती है। 40 ईयर्स के बाद आपकी केमिस्ट्री लॉक हो जाती है। तो जो आपके बिहेवियर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में चीजें रहती हैं, उसको आफ्टर 40 बहुत मुश्किल होता है कि उसको आप खत्म करें, ठीक है। या वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, या फिर इट्स नियरली इम्पॉसिबल, लाइक आपकी केमिस्ट्री लॉक हो गई है। तो जो आप लोग बड़ों को देखते हैं जो ईगोसेंट्रिक हैं, उनको आपने जज नहीं करना। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी और एम्पैथी आएगी, तो यू नीड टू एम्पैथाइज विद दोज पीपल जो ईगोसेंट्रिक हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। वो उनका जो है ना ये कॉग्निटिव वाइज फिक्स हो गई हुई है, अगर 40 ईयर्स तक उनको ये चीजें अवेयरनेस या इस चीज से बाहर नहीं निकले वो। बाकी उनके लिए दुआ करें, उनको समझे, एम्पैथाइज करें। दिस इज something I wanted to say to you. Wasim, please conclude it. जो चीजें मैंने points काफी मैं नहीं explain कर पाई, Wasim, if you can explain those. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आप you touched very good points, ठीक है। अब मैं बेसिकली सिर्फ बायस के ऊपर आपको बताऊंगा, बायस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। Oh, sure. ठीक है। and because this is very important concept. क्यों important है, ठीक है।
It's a very long topic. I'll try to be as quick as possible. ठीक है? आप सबसे पहले वीडियो ऑन करना चाह रहे हैं? ये मैं ऑफ कर दूं स्क्रीन शेयरिंग? दैट वुड बी I can. I mean, I don't have a screen to share. मतलब मेरे पास कोई PPT नहीं है, but I can turn on the video. या थोड़ा सा इफेक्ट। ओके, प्लीज गो अहेड। ओके, अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि बायस कहाँ से शुरू होता है हमारे अंदर, ठीक है? या ये जो बायस जो डेवलप हो रहा होता है, ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है फ्रॉम द 120th डे, जब हम माँ के पेट में होते हैं, राइट? क्योंकि उसी दिन और उसी टाइम पे रूह जो है वो आती है हमारे जिस्म में, ठीक है? रूह कहाँ से आती है वो हमें पता है कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपनी रूह में से रूह फूकी। फरिश्ता आता है, हदीस है, आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स, बट 4 चीजें लिखता है, अमलहू, रिस्कहू, अजलहू। ये तो हो गया कि उसका टाइम, उसकी मौत, उसका रिस्क, ठीक है? 2 चीजें जो है ना, वो शकीयुन और सईदुन, कि ये शकीयुन मीन्स शरारती, यू नो, नॉटी, inclined to do naughty things, और सईदुन जो अच्छा, inclined towards good things। ये चीज इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है? साइंस भी ये कहती है कि 16th वीक 120th डे के बाद जो फीटस होता है वो मूवमेंट भी शुरू करता है, और वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना उसका, वो उस एक्सटर्नल माँ के पेट के बाहर के एनवायरनमेंट का एक्सपोजर फील करना शुरू कर देता है। और फिर लेटर ऑन सबसे पहली चीज जो वो डेवलप करते हैं वो अपनी माँ की आवाज को डिस्टिंग्विश कर सकता है बाकी आवाजों से, ठीक है? और ये मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां से उसका एक्सपोजर शुरू हो गया एनवायरनमेंट का, कि ही इज गेटिंग डाटा, ठीक है? अब यहाँ पे एक बड़ी जरूरी चीज ये है कि फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बायस किस तरह डेवलप होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। लाइक साइंस, आमना ने बहुत अच्छी बीच में जो वो किया, मैं सिर्फ उसका साइंटिफिक थोड़ा सा आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। और ये बायस के अंदर एक जो अनकॉन्शियस या इम्प्लिसिट बायस है ना, वो सबसे ज्यादा स्टडी हुआ है, ठीक है? और उसकी स्टडीज ज्यादा तब हुई जब न्यूरो इमेजिंग और ये MRI वगैरह जो आप कराते हैं ना, CT स्कैन कराते हैं, जब ये शुरू हुआ तो फिर साइंस ने इसको ज्यादा वो किया। तो यहां से इनको ये पता लगा कि हमारा हमारे जो ब्रेन में एक जगह होती है जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो इमोशंस उसके साथ रिलेटेड होते हैं, और ये बायस उसके साथ बड़ा रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इन्वॉल्व्ड है उस बायस के साथ। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि क्योंकि डिसीजन मेकिंग सारा कुछ ये सेंटर कर रहा होता है, और आप इसी सेंटर के बेस पे डिसीजंस बनाते हैं। तो इससे कंक्लूड ये होता है कि जो भी हम अपनी जिंदगी में फैसले करते हैं वो इमोशंस के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है? वो इमोशंस के ऊपर बेस, इसलिए कहते हैं गुस्सा आए तो पानी पी लो, बैठ जाओ, यू नो, डोंट मेक डिसीजंस व्हाइल यू आर एंग्री, राइट? क्योंकि सारे डिसीजन इमोशन बेस्ड होते हैं। और ये इमोशंस जो है मतलब क्योंकि हमें जो डाटा मिल रहा होता है कि जी हम ये हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम सारा कुछ वो करते हैं, लेकिन जो इमोशन इंक्लिनेशन होती है ना, वो बेसिकली हमें मजबूर करती है कि ये डिसीजन अब लेना है। और मजे की बात यह कि अल्लाह ताला के जितने नाम हैं, जितने सिफात हैं, वो सारे इमोशन बेस्ड है। अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल जब्बार, कहार, मुतकब्बिर, जितने आप देख लें वो इमोशन बेस्ड है। मतलब ये कि या तो आप ये नहीं कह सकते कि रहमान होना, रहीम, तो हम भी तो रहम दिल होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, हमें मगरूर भी होते हैं। उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा जो है ये आज 10 किलो खुश है या 10 फुट खुश है, नहीं, वो हाँ या ना होता है, ठीक है? तो वो इमोशन बेस्ड होते हैं, और ये इमोशन बायस के थ्रू ड्राइव होते हैं, ठीक है? और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में बयान किया है, वो आयत है
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरिफू, कि तुम्हें हमने बनाया है कबाइल की ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, ठीक है, एक दूसरे को पहचान सको। ये वैरायटी क्यों अल्लाह ने पैदा की है, वाई, इसकी तरफ भी मैं आता हूं। और फिर खुतबा हुज्जतुल विदा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है, डू अंडरस्टैंड दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स जो कि आपको आपके अंदर है कि आप किस वजह से डिफरेंट है, ये अल्लाह के लिए फौकियत फजीलत के माने में कोई हैसियत नहीं रखती। सिर्फ जो चीज हैसियत रखती है कि तुम कितने मुत्तकी और कितने परहेजगार हो, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स, और क्यों, तो पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन स्ट्रक्चर जो इमोशन के स्ट्रक्चर्स है ना, वो बायस के साथ बड़े रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, फिर सोशल कॉग्निशन, ठीक है, और फिर स्टीरियोटाइप प्रोसेसिंग मतलब ये हो गया कि अगर तो आप अगर आप मुसलमान है ना, तो आपको बाकी लोग बुरे लगेंगे, यू विल हैव, मतलब आप हो सकता है एक्ट ना करें लेकिन अंदर आपको मुसलमान ही अच्छे लगते हैं, यू फील गुड, राइट। अगर आप जैसे आप गोरे हैं तो काले बुरे लगते हैं, ठीक है, हर एक को, मतलब दे लाइक वाइट पीपल लाइक वाइट, राइट। फिर लिसानियत और ये सारी जितनी भी डिवीजन है ना, तो अगर आप किसी खास ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वही ग्रुप अच्छा लगता है, ठीक है। और ये होता क्यों है, इसके लिए जो बेसिकली जो तहकीक हुई है ना, तो इसको बेसिकली आउटग्रुप बायस भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका अपना ग्रुप है या आपका अपना एनवायरनमेंट है जिसमें आप बड़े होते हैं, जब आप उसी एनवायरनमेंट में को एक्सपोज होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, आपने टाइम गुजारा बाहर, कुछ दिन के लिए बाहर गए, चाहे आप ट्रैवल किसी बहुत ही अच्छी जगह भी ट्रैवल के लिए गए हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपको एक बड़ी सुकून की फीलिंग होती है, होम स्वीट होम, चाहे आप जहां मर्जी से आए हैं, क्योंकि आप उस घर के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपोज रहे हैं। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में वापस आते हैं तो देयर इज अ डोपामिन सर्ज, आपको डोपामिन मिलती है, राइट। उसकी एक और एग्जांपल, स्पेशली वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, आप किसी और मुल्क में, अजनबी मुल्क में हैं और आपको अपने मुल्क का बंदा नजर आता है, यू फील काइंड ऑफ, एक फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है ड्यू टू दैट डोपामिन। ये बायस क्रिएट होता है बचपन के एक्सपोजर से, बचपन से ये क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको जिस घर के एनवायरनमेंट और आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं, बाहर जाते हैं तो क्या होता है बेसिकली ब्रेन में, अब जैसे अमिगडाला का मैंने जिक्र किया था ना, फियर जनरेट होता है। जब भी आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं आपको फियर जनरेट होता है किसी सूरत का भी, ठीक है, वो अमिगडाला जनरेट करता है। फिर आप जब बाहर जाते हैं किसी मतलब बच्चा बड़ा होता है, वो बाहर एक्सपोज होता है, तो अब उसका जो फियर है वो कम हो जाता है, वो अब घर से बाहर कंफर्टेबली जा सकता है, ठीक है। फिर तो जैसे जैसे आपका वो एक्सपोजर बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है और आप जो है वो बेहतर से, आपका वो फियर कम होना शुरू होता है। अब मसला यहाँ पे ये होता है बायस में कि अगर तो हम उस बच्चे को हम एक्सपोजर न दें, ठीक है ना, तो उसका वो जो बायस है अपने उस एनवायरनमेंट में रहने का, वो इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, तो वो हार्ड वायर होना शुरू हो जाता है वो बायस, ठीक है। जैसे हम बच्चे को शुरू से कहते हैं कि बेटा आप मुसलमान भी हो, और वो देख रहा होता है कि जी हमारे घर में क्या है, हमारे घर में दूसरे
जबान वालों को अच्छा नहीं समझा जाता, हमारे एनवायरनमेंट में खिलाफ बात होती है, जो जो झगड़े चल रहे होते हैं हमारे यहाँ, जब वो उसको एक्सपोज होता है तो उसकी हार्ड वायरिंग शुरू हो जाती है, उसका बायस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज अनकॉन्शियस बायस। ठीक है, वो लाशऊरी तौर पे उसके ब्रेन में एक चीज बन रही होती है, राइट। इसी वजह से उस मतलब हमें कहा गया है कि हम लिसानी कलर इसके बेस पे हमने बिल्कुल वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में बड़ा बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ठीक है वसीम, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे चैट में से जो है ना एक वाइब आ रही है कि एवरीबडी इज थिंकिंग कि बाइसनेस इज अ बैड थिंग। एक तो ये नहीं चीज क्लियर करते yes, हैं, हाँ हाँ, मैं बता एक ये चीज क्लियर कर दें कि एवरीबडी इज बायस एंड व्हाई वी कैन नॉट एवर डोंट एवर जज एनीबडी ऑन हिज और हर बायसनेस। जज नहीं करना, और हर कोई बायस्ड है, ये भी एक पक्की बात है। तो इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं कि यस जजमेंट ना आ जाए, प्रेजुडिस ना आ जाए। यस 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 बायस, बिल्कुल आपकी बात सही है। बायस, हर कोई बायस होता है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही है, हमें एनवायरनमेंट जिसमें एक्सपोज होते हैं तो उसमें तो हम बायस होंगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन let me give you an example, right? Okay, so there is this एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें एक्सपेरिमेंट मतलब इट वाज काइंड ऑफ कि वो जो एंट्स को, दो किस्म की एंट्स को एक जार में डाल दिया गया, दे वर लिविंग पीसफुली। जब उसको हिलाया गया तो ब्लैक एंट्स और रेड एंट्स, तो वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, राइट। पहले उस कुछ भी नहीं था। Why? Because they felt fear from others. वो bias था उनके अंदर, तो then they started, right? Now, अब इसको कैसे मतलब खत्म कैसे किया जाए? ठीक है, इसको खत्म कैसे किया जाए? There is a way, जिसको कहते हैं, क्योंकि पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन अब there is a way, एक चीज जो डिस्कवर हुई, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली एक्सपोजर बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं या ज्यादा जगहों में जाते हैं, वो relatively they are less biased because they are exposed to different environment. So exposure is very important, right? और उसके अलावा जब भी आपने जब बच्चे की आपने ट्रेनिंग करनी है ना, तो आपने किसी भी चीज के बारे में अच्छा और बुरा, या किसी आपने उसको ये नहीं कहना कि बेटा ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, क्योंकि इसमें हमें इस्लाम ने क्राइटेरिया दिया हुआ है। और उसके बारे में एक हदीस है। हदीस ये है कि हमें किस चीज में बायस होना है। हमें इस्लाम क्या कहता है कि वेयर शुड वी एक्चुअली बी बायस्ड। ठीक है ना, कि सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उनका हाथ पकड़ा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हैं सिवाय मेरी अपनी जान के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि जब मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, तो तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हजरत उमर ने फरमाया कि वल्लाह, आप अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तो कहा उमर, अब तेरा ईमान पूरा हो गया। तो हमारा बायस का जो क्राइटेरिया है वो वही होगा जो अल्लाह और रसूल ने दिया है। दैट इज आवर क्राइटेरिया ऑफ बायस। हमारी मोहब्बत, हमारी नफरत, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, दैट विल बी रिलेटेड टू अल्लाह और रसूल का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर। और फिर इस बायस ने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी एकेडमिक्स में भी। ठीक है, और दोनों इस्लाम में भी और साइंटिफिक में भी। साइंटिफिक में भी बायस को रिमूव किया जाता है किस तरह से, कि जब भी आप रिसर्च करते हैं ना साइंस में, तो उसके अंदर ऐसे ट्रायल्स भी होते हैं कि जिसमें मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक होता है, आपने एक दवाई टेस्ट करनी है कि ये दवाई अच्छी है या ये दवाई अच्छी है।
ठीक है। तो जो डॉक्टर या जो इन्वेस्टिगेटर वो रिसर्च कर रहा है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं, वो दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक को एक दवाई देते हैं, एक को एक दवाई देते हैं, उन्होंने एंड में रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। अब उसमें उस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि मैं कौन सी दवाई किसको दे रहा हूं, ठीक है। क्यों? ताकि वो बायस हटाया जाए। तो हक तक पहुंचने के लिए जब तक आप उस बायस को खत्म नहीं करेंगे, हक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज उसकी वजह यह कि आपका ब्रेन जब हार्ड वायर होता है ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो इंफॉर्मेशन आपके एनवायरनमेंट से मिलेगी, मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू गोइंग टू वेरी, फॉर एग्जांपल एक खास आलिम है, ठीक है, आपको बचपन से जो है ना, आपको एक स्कूल ऑफ थॉट है, आपको बचपन से उस स्कूल ऑफ थॉट में आप ग्रो अप हुए हैं, ठीक है ना। अब होता है कि आपका ब्रेन हार्ड वायर है उस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से, आप बेसिकली अनकॉन्शियसली बायस्ड है कि ये स्कूल ऑफ थॉट सही है, आपका ब्रेन की वायरिंग ऐसी हो गई है। अब होता क्या है, जब आप एक्सपोज होते हैं, आपको कोई और कुछ और बताता है, तो अगर जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, अगर तो वो उस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक है, तो जैसे मैंने बताया ना कि फेमिलियर इन्वायरमेंट या फेमिलियर कॉन्सेप्ट वो आपको डोपामिन देता है, ठीक है। तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा बात सही कर रहा है। क्यों कर सही कर रहा है? क्योंकि ये इसी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बात कर रहा है जिसपे मैं यकीन करता हूँ, जिसपे मेरा बायस है। कंफर्मेशन अगर बायस। खिलाफ कोई बात करेगा तो यू विल जनरेट फियर, राइट। so that is why that is a big problem कि bias क्यों is not good, right। अब इसको बायस से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए? वेल, उसके लिए फिर क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी हम बचपन से अब इस एनवायरनमेंट में बड़े हो गए, आप कैसे चेंज करें? तो पहले ये था, मतलब 1990 से पहले यही साइंस में भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप एक दफा आपने जो कॉन्सेप्ट बना लिए, इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। 7 साल से लेकर 13 साल तक, और 13 साल के बाद फिर आपका ब्रेन जब हार्ड वायर हो जाता है और आपके ब्रेन का जो फ्रंट और ये कॉर्टेक्स बन जाते हैं, फिर आप सेट हो जाते हैं, आपने राइट्स एंड रॉन्ग्स आप बना लेते हैं। मतलब एक चोर जब चोरी करता है तो उसके लिए वो चोरी सही होती है, हमारे हिसाब से गलत है ना, लेकिन वो अपने हिसाब से सही होता है, वो अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स अपने बायस के मुताबिक बना चुका होता है, राइट। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली साइंस हैव डेवलप्ड, टेड टॉक्स भी हैं इसमें, साइंटिफिक भी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपको ब्रीफली बता, आपको सर्च कर सकते हैं इसको, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली कि जो हमारे जो ब्रेन है ना, वो अपने आप को रीशेप कर सकता है। मतलब अगर आपका ब्रेन हार्डवायर हो गया ना, तो आप उसको रीशेप कर सकते हैं। वो फिर सर्टन एक्सपोजर्स और सर्टन एक्सरसाइजेज, रीडिंग्स, वो दैट इज अनदर, वी कैन डू अनदर सेशन ऑन दैट, बट इट इज पॉसिबल इन एनी एज, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन चेंज and remove those biases which is actually जो आपको हर्ट कर रहा है या जो आपको मतलब आपको सही नॉलेज तक पहुंचने में प्रॉब्लम दे रहा है, वो चेंज हो सकता है, इट इज पॉसिबल। और आप देखें हदीस का इल्म जो है बेसिकली वो उसमें क्या हुआ था, इस्लाम में भी ये बायस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he passed away, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो जैसे कोई भी शख्स रुखसत होता है तो उसके बारे में बातचीत होती है, उसके वाकयात के बारे में लोग पीपल टॉक अबाउट इट। और फिर जब नबी जैसा इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बहुत लोग बात कर रहे थे, और उसमें बायस्ड इतना था कि पीपल वर हैविंग, उस टाइम के लोग प्रॉब्लम था कि यार कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, बिकॉज दे वर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ बायस। तो फिर वो अस्मा और रिजाल का इल्म पूरा बना और पूरा वो एक प्रोटोकॉल बना, एंड देन वो हदीस कंपाइल हुई। तो द थिंग इज कि हमने वो प्रोटोकॉल्स बनाने हैं कि जिसके बेस पे हम उसको फॉलो करके और ट्रूथ तक पहुंचे। अदरवाइज दिस बायस it can be potentially dangerous in a way कि हमारी जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज, जो हमारी सोच है, हमारा सही और गलत का क्राइटेरिया है, ये बड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर
बड़े लेवल पे सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका जो है वो कुरान और सुन्नत, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान और सुन्नत है कि कुरान और सुन्नत सही हदीस उसमें क्या कहा गया है उसको हम एक्सप्लोर करें कि क्योंकि कुरान और सही हदीस एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर हमें किसी बायस की जरूरत नहीं है, वी हैव टू बिलीव दैट, राइट। उससे हम क्या डिराइव करते हैं, जब हम एकेडमिक्स में आते हैं तो एकेडमिक्स में हमने उस चीज पे बिलीव करना है कि जो बाकायदा साइंटिफिक पीयर रिव्यूड और वो जो उनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्योंकि वो बायस उन्होंने रिमूव करके क्राइटेरिया, तो उस नॉलेज को के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि हाँ सही क्या है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला आपको गाइड करता है, जब आप हिदायत की नीयत से आप इल्म की पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह आपको गाइड करता है, फिर आपकी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड दैट वर्क्स। And due to very short time, I mean, this is what I can do. But if anybody wants details, you can ask questions, or we can do another I'm session. actually we don't have time for verbal questions, but जो questions मेरे पास ये chat में आ रहे हैं कुछ उनके answers मैं बस दूंगी कि एक तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं वसीम, everybody is saying कि यहाँ कौन करता है कैसे करानी, you don't need it, ऐसी बात नहीं है कि everybody needs it. वो जिस केस में और जिन सिनेरियोज में होती है दैट इज डिफरेंट. यू हैव कुरान एंड हदीस, यू हैव सेल्फ अवेयरनेस. आप लोग मेरे ख्याल से सारे अभी यंग हो, तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, स्टडी के थ्रू भी आप अपनी बहुत सारी ऐसी बाइसेस जो कि गलत हैं, जो आपको लगता है कि आप वो ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो किसी तरफ, तो आप वो कर सकते हो. सेल्फ ट्रेनिंग से भी कर सकते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि आप यू गो अंडर द प्रोसेस. बाकी यू कैन सर्च अबाउट इट, यू कैन रीड अबाउट इट. अभी आपको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी या एक चीज़ बताइए वसीम ने, जब आप इसको रीड करेंगे या न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई दवाई दी जाएगी या कोई किसी की मशीन है या कोई प्रोसीजर है जिसकी वजह से. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ फिनोमेना. ये एक एबिलिटी है कि जिसके जरिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं. So that is what, or we can have a session on neuroplasticity inshallah, because it's a detail. And we will और ये जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आई नो ये सारे वर्ड्स सब बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होंगे, एंड वी विल रीड अबाउट दोज थिंग्स एज वेल. कि जैसे वसीम ने कहा कि इमोशनली ट्रिगर्ड कैसे होते हैं डिसीजंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. तो वो आपकी मैथ्स किस तरह होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका मैथ्स करता है, और आपका जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो आपका फाइनल डिसीजन इमोशनल होता है. तो वो किस तरह होता है, किस तरह वर्क करता है, वी विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह. टुडे वी कवर्ड बाइसेस ओनली, सो गो एंड रीड अबाउट इट, talk about it in your groups, talk to your fellow team leaders, और आपके घरों में आपके आसपास जितने लोग हैं स्टडी करें, देखें, अपने आप को रिव्यू करें, दूसरों लोगों को करें, ताकि आपको इसकी थोड़ी सी जो है ना अवेयरनेस वो नज़र आना शुरू हो, ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ में, तो आपको समझ आएगी कि क्या है क्या नहीं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी वी विल, मेरे ख्याल से हमें बाइसनेस पे फिर और भी करना पड़ेगा, जो जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी भी आ रहा है. एक चीज़ कर देते हैं वसीम, डू वी हैव फीडबैक फॉर्म? यस, feedback form, we can ask Hassan actually. Hassan, I think Hassan has it. Hassan has it. It's not here. ये मैंने बनाया हुआ है, मैं बस वही ढूंढ रही हूँ. It's not opening. मैं बस फीडबैक फॉर्म जो है ना उसका लिंक बस आप लोगों को सेंड कर रही हूँ. इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो फॉर्म लाजमी फिल करें, बिकॉज फॉर्म्स के जरिए जो हमें इंफॉर्मेशन आती है उससे वी गेट. अच्छा, और फीडबैक फॉर्म में ना प्लीज ये कीजिएगा कि फीडबैक फॉर्म्स में आप ये जरूर लिखें कि आप किस चीज के बारे में आपको कंफ्यूजन है. नंबर 1, आप किस चीज के बारे में कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आया, आपका क्या क्वेश्चन है, आप मजीद क्या जानना चाहते हैं, कौन सी चीज थी जो आप मजीद जानना चाहते हैं या मजीद इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना.
और उसके अलावा इफ यू थिंक दैट मतलब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो जरूर शेयर करें, बिकॉज दैट विल हेल्प अस फॉर फ्यूचर जो है ना। या मैं यहाँ पे लिंक जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। One